पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का जेब पे डाका था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का पेट पे डाका था। IMF, PT-IMF बजट के बाद अब फिर हमारे सामने वापस आए। एक बार फिर आपने एक नया वजीर के साथ एक नया बजट पेश किया था और उस वक्त में आपका जो माशी कारकर्दगी था वो भी नजर आ रहा था। पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने कभी नहीं देखे थे। आपने उस वक्त बजट पेश किया था जब पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव 0.4% तक पहुंच चुका था। ये इस हुकूमत का कारनामा था, ये आपका रिकॉर्ड है कि इन्होंने तारीख का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब हम जंग लड़ रहे थे तब हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 तक नहीं पहुंचा था। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुके थे तब भी हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 नहीं हो चुका था। जब दुनिया भर में मुआशी रिसेशन था, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी थी, तब भी हमारा नेगेटिव ग्रोथ नहीं था। मगर इमरान खान की तब्दीली का नाम पे तबाही के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में लेकर आए थे। आप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो, ग्रोथ का नेगेटिव का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, महंगाई का जो शरह है वो रिकॉर्ड भी आप तोड़ चुके हो, गुर्बत का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, जो बेरोजगारी का शरह है वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। तो क्या जब हम पाकिस्तान के अवाम से ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, जब पाकिस्तान के अवाम से हम कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही है, तो हम जनाब स्पीकर सच कह रहे हैं, हम हकीकत में मबनी बातें कह रहे हैं, हम फैक्ट्स कह रहे हैं। And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. और इस हुकूमत ने ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाल चुके हैं कि हकीकत जो भी हो, फैक्ट्स जो भी हो, वो अपने बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में डूबते रहें और ये हमें बताते रहें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है। जो बजट इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ बजट के बाद पेश किया था, उस बजट पे इस हाउस से पाकिस्तान के अवाम से वादा किया गया था कि अब हमारा मुआशी तरक्की का सफर शुरू होता जा रहा है। पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। जीरो टैक्स बजट ऐलान किया गया था, अवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात की थी। ये दावा किया गया था कि हम ना सिर्फ नया टैक्स नहीं लेकर आएंगे, मगर हम नया मिनी बजट भी नहीं लेकर आएंगे। ये जनवरी की बात है जनाब स्पीकर, ये जून की बात है जनाब स्पीकर, और अब हम जनवरी में पहुंच चुके हैं। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो, मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर।
इतना economic expertise का, you don't need the economic expertise to understand कि अगर 350 billion rupees पर tax इस वक्त आएगा, अगर हमारा डेवलपमेंट बजट से, पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट से 250 बिलियन रुपीस का कटौती किया जाएगा, तो महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। जो डेवलपमेंट काम ना सिर्फ सारे सूबे में, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में चल रहा है, उसको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? ये फैसले अवामी नुमाइंदे तो कर ही नहीं सकते हैं। जो अवाम मुंतखब करके हुकूमतें बनाते हैं, उनको सबसे पहले अवाम को तरजीह देना पड़ता है। अवाम के जो मुतालबात हैं उनको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो हुकूमत किसी और की वजह से बनाते हैं, उनको दूसरों की तरफ देखना ही पड़ता है। उनको अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता। अवाम की परेशानी का कोई परवाह नहीं होता। वो IMF के हुक्म मानते हुए जो जुल्म करने जा रहे हैं जनाब स्पीकर, इसका जवाब आप भी बलोचिस्तान जाके नहीं दे सकेंगे। इस हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए जो हुकूमत के एलाइज हैं, वो अपने शहरों में जाके, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके, हमें नहीं पता कि वो मुंह कैसे दिखाएंगे। और लोकल बॉडीज में हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हशर होगा वो पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस बजट के डिटेल्स में जाना चाह रहा हूं और अवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि किन चीजों पे आप टैक्स लगाने जा रहे हैं और आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे इंपैक्ट होगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हम सबको याद है कि वजीर आजम साहब तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे बातें करता था कि हमें उम्मीद था कि वजीर आजम बनते हुए वो बाइसिकल पे चल के दफ्तर पहुंचेगा। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, वो भी सिर्फ बनीगाला से लेके वजीर आजम हाउस का जो दौरा है उस पे चलने के लिए। मगर पाकिस्तान के अवाम को बाइसिकल पे चढ़ा दिया। एक तो वैसे ही महंगाई इतना ज्यादा है, पेट्रोल की कीमत आप सबको मालूम है, कौन पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। उसके ऊपर इस मिनी बजट के थ्रू जो 17% टैक्स पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल पे रिफाइनरी स्टेज पे लगाया जाएगा, ये पाकिस्तान के अवाम को पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इस बजट के नतीजे में मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ साथ जो इस हुकूमत ने फैसला किया कि सारे जो गाड़ियां हैं, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये जो इंजन का सीसी है, 100% इजाफा होगा टैक्स पे, 100% इजाफा गाड़ियों के टैक्स पे। तो जो सबसे कम इंजन का सीसी है, जो 1000 अप टू 1000 सीसी, अप टू 1000 सीसी का जो इंजन है, जो आम आदमी का गाड़ी होता है, जो आम आदमी के पहुंच के गाड़ी होता है, उसमें भी अब 100% इजाफा करवा रहे हो। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, जो पाकिस्तान में लोकली असेंबल्ड है, उस पे भी एक हेफ्टी सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इस मिनी बजट में ऐलान किया जा रहा है। और जो 17% टैक्स ऑन लोकली असेंबल्ड कार्स अबव 850 सीसी, ये तो बिल्कुल ही गरीब आदमी का गाड़ी है जनाब स्पीकर। ये नौजवान का पहले गाड़ी होता है जनाब स्पीकर।
ये अपना कमाते कमाते बचाते बचाते जो पहले वो ख्वाहिश होता है कि मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर लूं, ये भी इस जालिम हुकूमत ने अवाम की पहुंच से दूर रख दी है। और अब गाड़ी भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, और बाइसिकल्स पे भी टैक्स लगा के आपने बाइसिकल्स को भी महंगा कर दिया है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुतवसत तबका के साथ, सफेद पोश तबका के साथ, नौजवानों जिनको आप क्लेम करते हो कि आप रिप्रेजेंट करते थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म है जनाब स्पीकर। वही लोग जो हमें यूथ के लीडर दावे करने की बात करते थे, जो पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत बताने की बात करते थे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पता नहीं गूगल से और कहां से लोग लेकर आ रहे थे और हमें ई गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे थे, और ट्विटर और फेसबुक का वो जमात जब हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर्स पे, हमारा मोबाइल सर्विसेज पे, हमारा इंटरनेट पे, हमारा फोन कॉल्स पे जो इमरान टैक्स लगने वाला है जनाब स्पीकर, ये नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। और ये जो सेक्टर है, ये वो वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान की मईशत में बहुत ही पोटेंशियल रखता है। वैसे ही हमारा जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रेटिंग है पाकिस्तान के, जो आलमी इदारे रैंक करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पिछले साल में पाकिस्तान फेल बाय 14 पॉइंट्स on the global average for the digital quality of life, और हमारा पोजीशन 97 out of 110 है। जनाब स्पीकर, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इस सेक्टर को तवज्जो देता, रिलीफ देता, ताकि हम यहाँ हमारे नौजवानों के लिए मुआशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकते। मुस्तकबिल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग में है, टेक सेक्टर में है। आपका आईटी सेक्टर इज वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जहां आपने एक्सपोर्ट्स भी करवाया, और वो भी कोई आम एक्सपोर्ट्स नहीं। एक साल में 1.4 बिलियन से लेके 2.12 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छा कहानी था आपका, जिस पे आप ज्यादा स्पेस दिलवा देते, ज्यादा इंकरेज कर देते, ताकि अगले साल वो आईटी सेक्टर में मजीद एक्सपोर्ट्स हो जाता, मजीद रोजगार के मौके पैदा होते, आपकी मईशत में ज्यादा कंट्रीब्यूशन पैदा होता। मगर आपने ये देखकर क्या सोचा? आपने ये इस सेक्टर का तरक्की देखकर ये सोचा कि हम इधर भी मजीद टैक्स लगा सकते हैं, हम यहां भी मजीद खून चूस सकते हैं, आखिरी खतरा तक पहुंच सकते हैं। आपने आम आदमी का जिंदगी इतना मुश्किल करार दे दिया है कि आप जानते हो जनाब स्पीकर कि गरीब से गरीब तर से लेके आप जैसे प्रोमिनेंट आदमी तक सब फोन इस्तेमाल करते हैं। अब ये पूरा जिंदगी इस पे चलता है। आपने और इस सेक्टर ने हमें दिखाया है, The tech sector has showed us कि जो एक पाकिस्तान के नौजवान टेक savvy भी हो, उनके पास एक आइडिया हो, वो मेहनत करे तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक बाहर का फंडिंग का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। हम उनके लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? हम 17% टैक्स मोबाइल फोन्स पे आप जो डाल रहे हैं, 15% टैक्स जो आप सेल्युलर सर्विसेज पे डाल रहे हैं, इंटरनेट पे डाल रहे हैं, मोबाइल फोन्स पे डाल रहे हैं, प्री पेड कार्ड्स पे डाल रहे हैं, इस सब का जो असर होगा वो इस सेक्टर को स्ट्रैंगल करेगा, हमारे नौजवानों को मजीद मुआशी तकलीफ में डालेंगे। आपने जो 5% टैक्स का इजाफा कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, नोटबुक्स थे, शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप्स बांटते थे, आपने तो मुफ्त लैपटॉप्स बांटने के बजाय आप लैपटॉप्स पे जो टैक्स है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। 17% टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन्स तो अपनी जगह, मगर आपने ना सिर्फ इंपोर्टेड जो सामान है उस पर टैक्स लगाए हैं, मगर जो पाकिस्तान में बनते हैं,
जो लोकली मेड कम्युनिकेशन के ये डिवाइसेस है उस पे भी टैक्स लगाए हैं। तो आम आदमी जाए तो कहां जाए जनाब स्पीकर? ये इस किस्म की चीजों के आगे का सोच रखने की जरूरत है। इस किस्म का मुआशी पॉलिसी अपनाने के बावजूद अगर आप ये टैक्सेस कम कर देते, अगर आप इस सेक्टर को इनकरेज कर सकते, तो मेरा यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवान इस टैक्स सेक्टर को पूरा रीजन में लीड कर सकते हैं। मगर वही जो उनका नौजवानों का लीडर था, वो इस सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी मुआशी कत्ल का बंदोबस्त कर रहा है। स्पीकर साहब, एक बहुत तवील लिस्ट है जो आप टैक्स इंपोर्टेड गुड्स और लोकली सप्लाइड गुड्स पे लगाने जा रहे हैं। मैं इस 1700 आइटम्स का लिस्ट में से आपको सारी चीजें नहीं सुना सकता हूं, मगर थोड़ा जल्दी से मैं आई वांट टू गो थ्रू अ फ्यू that are very important to the people of Pakistan. एक तो जो हमारा ज़राए पुरान है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है और आपने इस मुश्किल वक्त में, हमारे किसानों के मुश्किल वक्त में 17% टैक्स आपने लगाए हैं on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. मतलब वो जो 5 साल पुराना combined harvester खरीदेगा उस पे भी टैक्स होगा जनाब स्पीकर। हमारा किसान जाए तो कहां जाए? ये किसानों का जो मुआशी कत्ल है, एक तरफ से मईशत का मिनी बजट का हमला है, दूसरी तरफ आपने यूरिया क्राइसिस पैदा कर दिया है। पिछले सीजन में पानी का मुनसिफाना तकसीम ना होने की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। आपने बताया था कि आप एग्रीकल्चर क्राइसिस डिक्लेयर करके पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की ज़राए मईशत को क्राइसिस से निकालेंगे, मगर आपने एग्रीकल्चर क्राइसिस नाफिज करके पूरे मुल्क को के किसानों को एग्रीकल्चर क्राइसिस में धकेल दिए हैं। ये जगह जगह का क्राई है कि पाकिस्तान जो ज़राए मुल्क है, ज़राअत जो हमारा मईशत का बैकबोन है, इस हुकूमत ने हर बजट में हमारा मईशत के बैकबोन पे हमला कर दिया, कमर तोड़वाने के पॉलिसीज अपनाए हैं। जनाब स्पीकर, कहानी यहां नहीं रुकता। इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स, तो मैंने कुछ ज़राअत के शोबे से आपके कोई एग्जांपल्स दे दिए हैं, बट इस हद का दुश्मनी मेरे समझ से भी बाहर है। जो टैक्स और टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर रहे हैं और टैक्स लागू ये हुकूमत अब करने जा रहे हैं ऑन डोनेशंस एंड चैरिटीज। जनाब स्पीकर, चैरिटीज के सामान पे, डोनेशंस जो लोग बेचते हैं उन पे भी आप टैक्स लगाएंगे। ये तो शौकत कानम पे भी टैक्स है। ये किस किस्म का इंसाफ है जनाब स्पीकर? आप जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए, उस पे भी टैक्स लगाएंगे। जो कुदरती आफात के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज के लिए मुफ्त सामान बेचा जाता है, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। टैक्स जो हम सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं, नॉट इंपोर्टेड, जो डोनेट किए जाते हैं, जो गिफ्ट के सूरत में दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, चैरिटी हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, उन पे भी आप 17% टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप टैक्स ऑन इंपोर्टेड एज गिफ्ट जनाब स्पीकर, खरीदे नहीं, इंपोर्टेड एज गिफ्ट और डोनेशंस फॉर फाइटिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रेसी, एड्स, कैंसर, टू हेल्प डेफ एंड ब्लाइंड पीपल, उस पे भी आप टैक्स लगाने जा रहे हो। ये किस किस्म का दुश्मनी है जनाब स्पीकर? हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। कौन सा मुल्क ये अपने लिए फैसला करता है?
जो खुद सैलाब, कभी सैलाब आ जाता है तो कभी मानसून का तूफान आ जाता है, तो बर्फबारी का जो सानिया मरी में हुआ है, वफाकी हुकूमत तो हर नेचुरल डिजास्टर में गायब होता है। वो खुद अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाने पर लेट हो जाते हैं। जो मानसून बारिश सिंध में और बलूचिस्तान में हुआ, जो उसका असरात ज़राई सेक्टर पे हुआ था, जो हमारा क्रॉप्स तबाह किए गए थे, ना उसको कॉम्पनसेट किया गया, ना डैमेज को कॉम्पनसेट किया गया। और अब आप कह रहे हो जो बाहर के मुल्कों से बंदोबस्त करके अपना चैरिटी करते हुए यहाँ बेचते हैं, उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे? जनाब स्पीकर, ये आप जस्टिफाई कर सकते हो? आप खुद जब इलेक्शन लड़ते हो, आप कैसे मैं तो हैरान हूं जनाब स्पीकर, मैं इसमें बोल क्या सकता हूं। आई एम नॉट यूजुअली स्पीचलेस, बट जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है वो आपके सामने है, पाकिस्तान के अवाम के सामने है। सर, ये तो सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रॉ मटेरियल्स है, उन पे भी टैक्स लागू किया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रॉ मटेरियल्स है, उन पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। वैसे जो दवाइयों की कीमतें हैं, वो इस हुकूमत में तारीखी इजाफा हुआ है। और इस बजट के नतीजे में जो लोकली हम दवाइयां बनाते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स पे टैक्स लगाकर आप मजीद दवाइयों की कीमतें में इजाफा का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपने बिजली की कीमत में इतना इजाफा किया है, गैस की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, कि इस किस्म की एनर्जी सोर्स के लिए हर तबका के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है। आम आदमी अपना घर का बिजली बिल पूरा नहीं कर सकता, किसान अपना ट्यूबवेल का बिल पूरा नहीं कर सकता। इसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी भी है, उसका फायदा उठाते हुए ट्यूबवेल की कीमत में कमी लेकर आए हैं। सोलर पैनल लाके स्कूल्स पे, घरों पे सोलर पैनल्स लगा के ये जो आपने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, उसको थोड़ा कम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए बंदोबस्त किया है। इसमें तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस पे आप सोलर पैनल्स पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। जब मौसमी तब्दीली पूरा दुनिया का टॉपिक है, उसके असरात सबसे ज्यादा पाकिस्तान जैसे ममालिक भुगत रहे हैं, चाहे वो ड्राउट की सूरत में हो, चाहे वो सैलाब और मानसून की सूरत में हो, चाहे वो गिलगित और मरी का बर्फबारी की सूरत में हो। आप कैसे ये फैसला ले सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सहूलत है उसको भी आप महंगे करने जा रहे हो? आ रहा। और जनाब स्पीकर साहब, आपको तवज्जो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाए गए। अब इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाया जाता। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये रीजन का जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हम ना उनके बेसिक नीड्स मतलब खाने पीने तक का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप उनका रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप सेहत और तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे टैक्स लगाना जा रहे हो। HIV और एड्स का क्राइसिस है जो हमारा मीडिया में और नेशन में पता नहीं चल रहा है। जनाब स्पीकर, एक शहर रतो देरो का आपने टेस्टिंग करवाई और इतने सामने केसेस सामने आए, उसी शहर में हमने मुफ्त HIV का, एड्स का सबसे पहले हॉस्पिटल बना दिया है जो उन पेशेंट्स को डील कर सके। इस पे अवेयरनेस हमने पूरा मुल्क में चलाना चाहिए। फैसलाबाद से लेके पेशावर से लेके फाटा से लेके गवादत तक ये एक बहुत संगीन मसला है। और आप इस मिनी बजट में कॉन्ट्रासेप्शंस पे टैक्स लगा के आपने
कॉन्ट्रसेप्शंस पे टैक्स लगा के ये पूरा कौम के सामने साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब ने हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, इसको भी नहीं छोड़ा है। और इसके साथ साथ बच्चे के खाना पे, बच्चे के दूध पे भी टैक्स लगाए गए हैं। ये दोनों जो इक़दामात हैं, ये हमारे सोसाइटी के सबसे कमजोर तबके पे हमला है। आप लिटरली बच्चे के मुंह से नवाला छीन रहे हो। आप जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। जो खवातीन का खुद मुख्तारी है, उनकी चॉइस है कि वो और उनका आजादी है कि वो रोजगार करे, अपने फैसले ले, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। जो हमारा मैल न्यूट्रिशन का इशू है, इस एक फैसला से, इन दो फैसले से अब तारीखी नुकसान पहुंचाना जा रहे हो। और ये तो सिर्फ वो आइटम्स थे जो इंपोर्टेड आइटम्स थे। आपने तो लोकली सप्लाइड गुड्स पे भी टैक्स लगाए हैं जनाब स्पीकर, इस मिनी बजट के थ्रू। आपने लोकली सप्लाइड कॉटन सीड्स पे 17% टैक्स लगाया। लोकली सप्लाइड वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम लोकल सीड्स पे आपने 17% टैक्स लगाया। रॉ कॉटन पे आपने 17% टैक्स लगाया। और एग्रीकल्चरल डीजल इंजन पे भी आपने 17% टैक्स लगाया। मतलब हम बाहर से भी मंगवाए, उस पे भी टैक्स, खुद पैदा करे, अपना मीशत का फायदा करे, उस पे भी टैक्स। ये हर तरफ से हमारा अवाम का मुआशी कत्ल का बंदोबस्त है। आपने खाने पे का सामान पे भी टैक्स लगा दिया है। आपने टैक्स ऑन फूड स्टफ प्रिपेयर्ड इन फ्लाइट किचन्स टू बी कंज्यूम्ड ऑन फ्लाइट। ये तो ना सिर्फ जुल्म है मगर सुबाह खुद मुख्तारी पे हमला है। और जो टैक्स सूबे को वसूल करने चाहिए सर्विसेज और फूड पे, आप उस पे भी इंक्रोच करने जा रहे हैं। और वो भी इतना इजाफा, 17% कोई मजाक है जनाब स्पीकर? आप 17% ब्रेड पे, नान पे, रस्क पे, जो बेकरी का सामान होता है, वो भी आम आदमी का खाने का सामान होता है, उस पे भी 17% टैक्स लगा के ना सिर्फ मजीद महंगाई का तैयारी कर रहे हो मगर आप सूबाई हुकूमत के जो डोमेन है सारे सूबे के, उस पे हमला करने जा रहे हो। ये सारे जो आपके इक़दामात है, जो अवाम का सबसे अहम मसला है, जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, उस पे असरात होगा। जो दावा वजीर आजम साहब ने किया है, जो पत्नी हर महीने बाद उन महंगाई का नोटिस तो लेता है, नोटिस लिया जाता है, मगर जो आप अमली कदम उठाते हैं उसमें महंगाई कम नहीं, महंगाई का इजाफा होता है। और इस बजट का वो ही असर होगा। पहले हमें बताया गया कि महंगाई तो दुनिया भर में है और इसलिए पाकिस्तान में भी है। फिर हमें बताया गया कि महंगाई तो हर जगह है मगर पाकिस्तान में सबसे कम महंगाई है। ये हकीकत पे मुबनी नहीं है। हकीकत ये है कि पूरा रीजन में, चाहे आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत के स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, पाकिस्तान के महंगाई इन सारे ममालिक से ज्यादा है। मगर हमें बताया गया, अवाम को बताया गया कि हम सबसे कम हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि दुनिया की वजह से नहीं, सिंध की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। जब इस पे एतराज करना शुरू कर दिया तो अब न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किए गए हैं कि वजीर आजम साहब ने अपने मशीरों को और वजीरों को बताया है कि पाकिस्तान के अवाम को बताए कि महंगाई है ही नहीं, इन्फ्लेशन है नहीं। जनाब स्पीकर, कितना झूठ भेजेंगे ये लोग,
कितना ढीठ होकर अपने बयानबाजी करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को पता है, पाकिस्तान का मजदूर को पता है, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का बच्चा को पता है, पाकिस्तान का बुजुर्ग पेंशनर को पता है, पाकिस्तान का मेहनत कश सफेद पोश मुतवस्सित तबका को पता है कि महंगाई है, तारीखी महंगाई है जनाब स्पीकर, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। 2018 से लेके आज तक फूड इन्फ्लेशन में 54% इजाफा हुआ है। एक साल में दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक कुकिंग ऑयल में 60% इजाफा, 60% इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी में 60% इन्फ्लेशन, एक साल में दाल में 30% इन्फ्लेशन। अगर हम सुनाना शुरू करते तो ये बड़ा लंबा होगा। आप आम आदमी से हमें तो बताने की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर, आम आदमी को मालूम है कि उनकी जेब पे डाका हुआ है, उनके पेट पे डाका हो रहा है, वो अपना जो बेसिक जिंदगी की जरूरियात है वो पूरा नहीं हो रहे हैं। जहां महंगाई में इजाफा हो रहा है जनाब स्पीकर, हम कोई रिलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई का सामना था तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए ताकि हम आम औरत तक वो इमदाद पहुंचा सके। इस हुकूमत ने क्या किया? इस हुकूमत ने ये पूरा कोशिश किया कि जितने गरीब औरतों को इस प्रोग्राम से निकाल सकते हैं उतना ही बेहतर है। पहले उन्होंने शुरू किया कि अगर किसी का बिल ज्यादा है, फोन बिल ज्यादा है, किसी का रिश्तेदार उम्रा पे गया, हज पे गया, उनको जबरदस्ती बेनजीर इनकम प्रोग्राम से निकाला गया। अब वो कह रहे हैं कि जो 10 साल से इस प्रोग्राम से फायदा ले रहे हैं उनको इस प्रोग्राम से हटाया जाएगा। मगर जनाब स्पीकर, जब 10 साल पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मुआशी हालात इतने बुरे नहीं थे। अब जो मुआशी हालात हो चुके हैं इस हुकूमत की वजह से, इस प्रोग्राम से लोगों को हटाने के बजाय इनको इजाफा करना चाहिए, रकम में इजाफा करना चाहिए, अवाम जो फायदा ले रहे उसका तादाद में इजाफा करना चाहिए। मगर ये हुकूमत तो जालिम हुकूमत है, वो नाम भी तब्दील कर रहे हैं और जो बेचारे गरीब औरतें फायदा ले रहे थे उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, जब महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच चुका तो हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया, तनख्वाह में 100 से ज्यादा फीसद इजाफा किया, सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया और मिनिमम वेज में कम से कम उज्रत में तारीखी इजाफा किया। अब जो पोजीशन है, हमारा मुतालबा है कि आपने 100% तनख्वाहों में इजाफा करना है। आपको ये ना सिर्फ एक बार इजाफा करना चाहिए, आपको जो आपका महंगाई का शरह है उनको कम से कम उज्रत के साथ तय करना चाहिए। अवाम का जो सरकारी मुलाजिम का तनख्वाह है उसके साथ पैक करना चाहिए ताकि जब भी आप महंगाई में इजाफा करें उतना ही इजाफा हो उनके तनख्वाह में। हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट और हौसला मिले अवाम को ताकि हम मिलकर इस महंगाई का मुकाबला कर सके। सूबाई सिंध की हुकूमत ने यह फैसला किया कि इस मुआशी बहरान में NFC ना मिलते हुए मुश्किलात के बावजूद कि हम कम से कम जो मिनिमम वेज है जो हमारा लेबर क्लास को अफेक्ट करता है उसको 25,000 रुपीज रखा गया था। और जो वो 25,000 रुपीज पिछले बजट में रखा गया, अमीर लोगों ने जाके हमारा सिंध हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बिल्कुल सही है, ये हुकूमत का इख्तियारात है और उसको ये करना चाहिए। फिर जनाब स्पीकर, अफसोस के साथ आपको मैं ये शिकायत कर रहा हूं कि जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां हमारे अमीर लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन किया कि ये 25,000 रुपीज का जो मिनिमम वेज का बंदोबस्त सिंध हुकूमत ने किया है ये अमीरों पे जुल्म है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जब तक वो फैसले ना सुनाए 25,000 का मिनिमम वेज ना हो।
हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, इस पूरा हाउस का मुतालबा होना चाहिए, हमारा जमात का तो वैसे ही मुतालबा है, हम खुद जाके खटखटाएंगे कोर्ट के दरवाजे पे कि इस किस्म का जालिमाना फैसले इन मुआशी हालात में नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सूबा अपना खुद मुख्तारी इस्तेमाल करते हुए एक बेसिक मिनिमम वेज रखता है तो वो हमारे हक है जनाब स्पीकर, और फिर फोर सुप्रीम कोर्ट को इस स्टे ऑर्डर को मिटाना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, 25,000 सिर्फ हमारा मिनिमम वेज है। जब हम हुकूमत में थे उस वक्त एक आलमी इदारा ने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान में लिविंग वेज क्या है, कि कितना कम से कम वेज होना चाहिए ताकि आम आदमी अपना जिंदगी का गुजारा कर सके। और उस वक्त लिविंग वेज बनता था 27,000 रुपीज। तो अब जो जाके सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपीज का मिनिमम वेज रखा है, वो लिविंग वेज के तो नजदीक तक भी नहीं होगे जनाब स्पीकर। ये एक जुल्म है। जब भी मुआशी बहरान पैदा होता है तो हुकूमतें को इस किस्म के फैसले लेने चाहिए जो निचले सतह तक मदद पहुंचाया जाए ताकि पूरे कौम एक होके मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके। मेरा थोड़ा पॉइंट है, फिर इंशाल्लाह ताला में मुकम्मल करूंगा जनाब। तो हमारा मुतालबा है कि ना सिर्फ इजाफा हो मगर मिनिमम वेज पे जो पाबंदी है वो हटाया जाए। जनाब स्पीकर, मुल्क भर के किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है, इंतहा परेशानी में है। आपके हर बजट के नतीजे में उनके सारे इनपुट्स महंगे होते जा रहे हैं और उनको अपने फसल की कीमत नहीं मिल रहा, फसल को नुकसान भी हो रहा है। पिछले सीजन में पानी का तकसीम सही नहीं हुआ, वक्त पे जगह जगह नहीं आया और ज़राए मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। और अब जो यूरिया क्राइसिस पैदा किया गया है, ये एक बार फिर मैन मेड क्राइसिस है, हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है जनाब स्पीकर। ये पहले भी हमने देखा कि कैसा इस हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ। फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के नाअहली की वजह से, इनकी फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब पूरी दुनिया में सबसे कम तरीन प्राइस मिल रहा था। हमने ये भी देखा है जनाब स्पीकर कि कैसे इस हुकूमत की फैसलों की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ और ये विंटर पाकिस्तान के अवाम को गैस का बगैर गुजारना पड़ा। ना चाय बना सकते हैं, ना गर्म शावर ले सकते हैं। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ क्राइसिस था। और अब जनाब स्पीकर, नवंबर में जाके यही वुज़रा हमें कह रहे थे कि यूरिया का हमारा तो एक्सेस है, कोई मसला नहीं होगा। ये नवंबर का इनका बयानबाजी है। दिसंबर में जाके हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारे हारी ब्लैक मार्केट में जाके डीएपी और यूरिया के बंदोबस्त करने पे मजबूर है। आपने पिछले फसल को पानी ना पहुंचने की वजह से नुकसान हुआ, इस फसल को यूरिया ना पहुंचने की वजह से नुकसान होगा। और अब इस हुकूमत की वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस है, यूरिया क्राइसिस है और आगे जाके हमारा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस इसी क्राइसिस की वजह से पैदा होगा। ये एक तो होते हैं कि बहरान हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतों की वजह से, मगर ये वाहिद हुकूमत है जो खुद अपने लिए, खुद मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करते हैं। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। अब ये जो यूरिया क्राइसिस है,
इस पे हुकूमत के वुज़रा के बयानबाजी सुन के आम आदमी परेशान हो जाता है कि ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत में है कि इस किस्म की बयानबाजी हो सकता है। एक ऑनरेबल मेंबर साहब बताता है कि यूरिया का क्राइसिस इसलिए है कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये बार बार इसी किस्म का हर क्राइसिस में, पेट्रोल में तो इसलिए कि सिंध से पेट्रोल स्मगल हो रहा है। हर क्राइसिस पे एक सूबा पे ये जिम्मेदारी ठहराना एक तो वो अपनी जगह, मगर कौन इनको समझाएंगे, कौन इनको समझाएंगे कि सिंध का एक तरफ समंदर है, दूसरे तरफ भारत है। हमारा बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपका फौज जिम्मेदार है। अगर स्मगल हो भी रहा है तो आपका सूबा बलोचिस्तान से गुजरते हुए जाता है, पंजाब पख्तूनख्वा के बॉर्डर गुजरते हुए जाता है। अगर ये हो भी रहा है तो भी आप जिम्मेदार हैं। जो बहरान है उसके भी आप जिम्मेदार है। और ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक सूबा से स्मगल हो रहा है, झूठ तो है जनाब स्पीकर, मगर हैरान कुन बात यह है कि जब हमने सिंध के कुछ फैक्ट्री से पूछनीछ की, पता चला, एंग्रो जैसे फैक्ट्री से पता चला, घोटकी के इदारे से पता चला कि 1,50,000 बैग्स ऑफ यूरिया, 1,50,000 बैग्स सिंध के स्टॉक से चोरी करके वजीर के कोटा के नाम पे, एक वजीर साहब जो यहां बैठा है और दूसरा वजीर साहब जो टीवी पे ये अफगानिस्तान का बयानबाजी कर रहा था, उनको दिया गया है। तो ये इंतहा तारीखी जुल्म है जिनकी कोई जरूरत नहीं था, जिसकी वजह से हमारा ज़रात पे नुकसान पहुंचेगा और जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा मईशत पे नुकसान होगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक हम बंदोबस्त करेंगे, तब तक लेट होगा, तब तक फसलों को नुकसान हुआ होगा। हम 20 फरवरी तक इंतजार नहीं कर रहे हैं। 20 जनवरी पूरा मुल्क में किसानों ने कॉल दिया है, पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया है। हम फार्मर्स के यकजहती के लिए उनके शाना बशाना खड़े होके मुफ्त पे आपके ये जो पैदे किए गए क्राइसिस है उनको बेनकाब करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं दो और टॉपिक्स पे बात करना नो टू मेनी टॉपिक्स, एक तो मैं काटता हूं। एक आपका हेल्थ कार्ड का मंसूबा पे बात करना चाहता हूं। पैंडेमिक के दौरान हमें सेहत का सेक्टर पे तवज्जो दिलवाना बहुत जरूरी था। ये जो हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट अब सेहत का इंसाफ कार्ड या पता नहीं क्या बन गया है, ये शुरू हुआ था वसीले सेहत के नाम पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक सब सेक्टर से। और वो वसीले सेहत का कॉन्सेप्ट ये था कि जो गरीब तरीन इंडिविजुअल्स है उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस का बंदोबस्त करें। बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो अपने हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी लेंगे, अपने हॉस्पिटल्स का बेहतरी करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हुकूमत के हॉस्पिटल्स है वहां स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है और वहां तो हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त इलाज का बंदोबस्त हो। इस पे सिंध हुकूमत अपनी मेहनत कर रही है। अब हुकूमत वक्त का ये कहना है कि पूरा मुल्क को ये सेहत कार्ड को अपनाना चाहिए। हमारा इस पे जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो पैसा सरकारी हॉस्पिटल्स में खर्च होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाना चाहिए और मुफ्त इलाज के बंदोबस्त वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, वो उन सरकारी हॉस्पिटल्स पे के बजट पे डाका मार के हेल्थ कार्ड के नाम पे
हम निजी हॉस्पिटल्स को ये पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को वो पैसा दे रहे हैं, और वो गरीब तरीन औरत जिनके पास कोई पैसा ना हो उनके लिए उतना ही पैसा सेहत कार्ड में मौजूद है जितना डिप्टी स्पीकर साहब के लिए उस सेहत कार्ड पे मौजूद है। हमारा ये ख्याल है कि ये हमारा वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं, ये शोशा जरूर है मगर हुकूमत के हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा सिंध के जो 3 हॉस्पिटल्स है NICBD के लिए जो हुकूमत खर्च करती है, गंबत खैरपुर की हॉस्पिटल के लिए जो हुकूमत सिंध खर्च करता है, और जो SIUT को हुकूमत सिंध पैसा देती है, अगर हम सिर्फ ये 3 हॉस्पिटल्स का बजट मिला दे तो जो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत का इंसाफ का कार्ड का बजट है, ये 3 हॉस्पिटल्स का बजट एक पूरा सूबा का सेहत का इंसाफ हाथ की बजट से ज्यादा है। पख्तूनख्वा में जो आपका सेहत कार्ड है उसका बजट 21 बिलियन रुपीस है, और जो ये सिर्फ 3 सिंध के हॉस्पिटल्स हैं जहां मुफ्त इलाज होता है, जहां दिल का मुफ्त इलाज होता है, जहां लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज होता है, वो 3 हॉस्पिटल्स का बजट आपका पूरा का पूरा KP का हेल्थ कार्ड के बजट से ज्यादा है, 24 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाता है। अगर आप इस तरीके से लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को सपोर्ट करते, KP बलोचिस्तान पंजाब के हर इजला में हॉस्पिटल खड़ा कर देते, उसका मुफ्त इलाज का बंदोबस्त कर देता, थोड़ा तो ज्यादा खर्चा होता आपका सेहत कार्ड की कंपैरिजन में, मगर वो पैसा का बेहतर इस्तेमाल होता और मुफ्त इलाज का सहूलत आम आदमी तक पहुंचाता और उन लोगों तक पहुंचता जिनकी जरूरत हो। जैसे आपने सेहत के शोबे में ये मुआशी फैसले लिए हैं, वैसे आपने जो ओवरऑल मुआशी फैसले लिए हैं वो नुकसानदेह हैं, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने आपके सामने महंगाई की शिकायत की है, बेरोजगारी का शिकायत की है, गुर्बत का शिकायत की है, टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी जनाब स्पीकर, हमने शिकायत की है महंगाई की, हमने शिकायत की है गुर्बत और बेरोजगारी की। जो सबसे अहम पॉइंट पे मैं थोड़ा आपका तवज्जो दिलवाना चाहूँगा वो पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी है, वो पाकिस्तान का इकनॉमिक इंडिपेंडेंस है। अभी ही हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम के कोई ग्रुप बनाया गया, उस पर जोर दिया, पॉलिसी बनाया गया, उस पर जोर दिया गया कि हमारा मईशत जो है वो अहम किरदार अदा करता है हमारा मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी पे भी। तो फिर अगर ये हुकूमत को मालूम है और ये हुकूमत का स्टेटेड पॉलिसी है कि हमारा मईशत का नेशनल सिक्योरिटी से इम्पैक्ट होते हैं, तो इस पे नुकसान किसने करवाया जनाब स्पीकर? ये जो IMF डील आपने PTI ने नेगोशिएट की है, पहले दिन से इस पे ये तंकीद यही रहा है कि पाकिस्तान के अवाम के मुफाद पे ये डील नहीं बनाया गया। अब कमजोरी से, डेस्परेशन से जब ये डील नेगोशिएट की थी तो ये बुरा डील था, खौफनाक डील है जिसके बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा। इस बजट के सिलसिले में और इसके साथ साथ जो आप लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, जो आप स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रहे हैं, जो हम स्टेट बैंक गुलामी बिल का नाम देते हैं, ये सबसे बड़ा तारीखी हमला है हमारा मईशत का खुद मुख्तारी पे, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे। और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये कैसे हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस है। यही मुतालबा जब भी पाकिस्तान IMF के पास जाता है वो यही मुतालबा हमारे सामने रखते हैं। ना नून लीग की हुकूमत ये इस मुतालबा को माना, ना पीपल्स पार्टी ने इस मुतालबा को माना, ना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ये मुतालबा माना। जो आपकी हुकूमत ने ये उनका मुतालबा मानते हुए हमारा स्टेट बैंक का आलमी इदारों के सामने गुलामी की बंदोबस्त किया है, और जो
पार्लियामान को जवाबदेह होना चाहिए, अदालत को जवाबदेह होना चाहिए, वजीर आजम को बताना चाहिए। ये इस किस्म ये जो सही काम थे इस पे रुकावटें डाले गए हैं। इस ये अमेंडमेंट को पे जहां आपने पूरा पाबंदी लगाया गया है IMF के हुक्म के मुताबिक कि there will be no new government borrowing from the State Bank of Pakistan। जो हुकूमतें कम अपने बैंक से बोरो करते हैं, ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है और इतना डिसिप्लिन किसी हुकूमत में होना चाहिए कि वो खुद ये फैसला ले कि वो इस वक्त बोरोइंग नहीं करेंगे, मगर वो अपने हाथ और मुस्तकबिल के आने वाले हुकूमतों के हाथ ऐसे कैसे बांध सकते हैं कि हम अपना ही बैंक, जो पाकिस्तान के अवाम का बैंक है, जो कौम का बैंक है, हम उनके पास नहीं जा सकते हैं और फिर जबरदस्ती हमें कमर्शियल बैंक्स के पास जाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल के बैंक्स के पास जाने पड़ेंगे और उनके कंडीशंस पे मजबूर होना पड़ेगा। ये इसको भी रिजेक्ट करते अपनी काफी लंबी हो गई है, आप टाइम का भी एहसास करें। ये बहुत अहम इशू है जनाब स्पीकर, जो सिंध बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप जो लेजिस्लेशन लाए जा रहे हैं, तो मैं इसको ये करके कंक्लूड करूंगा। आपने इस बिल में स्टेट बैंक की गवर्नर का टर्म को 3 साल से 5 साल तक इजाफा किया है और साथ साथ आपने उनका पे को 1 करोड़ 50 लाख का बंदोबस्त किया है। माशाल्लाह, इसी बिल की आई एम जस्ट कटिंग में अभी जल्दी इसी बिल के नतीजे में आप साथ साथ ये भी करने जा रहे हो कि जो कि इस बैंक को, स्टेट बैंक की गवर्नर को, डेप्यूटी गवर्नर को, डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड्स को, इंक्लूडिंग द सिटिंग डायरेक्टर्स और दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर टर्म्स और रिटायर्ड, मतलब माजी के लिए भी एक NRO का भी बंदोबस्त है। यहां आपने इन पे इस पे इम्यूनिटी डाले गए हैं कि ये जो स्टेट बैंक के ओहदेदार होंगे वो ना NAB या FIA को जवाबदेह होगा। तो खान साहब ने एक बार फिर इस स्टेट बैंक की बिल में NRO दिलवाया है हमारे स्टेट बैंक के ओहदेदारों के लिए, अपने लिए स्टेट बैंक की गुलामी बिल में NRO का भी बंदोबस्त किया है। जिस तरीके से और जिस अंदाज से हुकूमत का, पार्लियामान का और पाकिस्तान की बाकी इदारों का जो इनपुट है वो उस पर पाबंदियां लगाए गए हैं, ये आलमी साजिश का कामयाब बनाने का एक तरीका है जिनका ज्यादा इम्पैक्ट होगा हमारा CPEC की पॉलिसीज पे, हमारा फॉरेन पॉलिसीज और हमारा नेबर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप्स है। अगर हम अपना ही स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बजाय आलमी इदारों को जवाबदेह बनाएंगे और उन आलमी इदारों में इन्फ्लुएंस भारत का होगा, US का होगा, मुख्तलिफ ममालिक के होंगे, तो हम अपना CPEC को नुकसान में पहुंचाएंगे, अपना डिफेंस बजट को सवालात के लिए यहाँ नहीं मगर बाहर के लिए सवाल तो उठाएंगे और जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए भी मसले पैदा कर रहे हैं। मसलन जनाब स्पीकर, इस बिल में ये फैसला किया गया है कि हमारा पूरा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक अकाउंट होगा और वो एक अकाउंट भी उसी स्टेट बैंक में होगा जो अब IMF भी देखेगा और बाकी आलमी इदारे हमारे स्टेट बैंक तो देखते ही रहते हैं। इस फैसले से हम अपने जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस स्पेंडिंग है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्पेंडिंग है उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। और ये फैसला हमारे समझ से बाहर है कि अगर बाकी दुनिया में एक अकाउंट नहीं है उनके डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, तो हमारे यहां क्यों एक अकाउंट हो। ये हमें हुकूमत से मुतालबा है कि वो हमें समझाए इस फैसला क्यों लिया गया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान आइसोलेटेड है, जब हमारा मुआशी पॉलिसीज की वजह से
हमारा मौशरी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अवाम बेचैनी के और परेशानी के शिकार है, सड़कों पे निकलने की तैयारी हो रहा है, एनर्जी फैलने के खर्चात है। तो इस आइसोलेटेड सिचुएशन में जहां हमारे इतने इंटरनेशनल दुश्मन हैं, इसका फायदा उठाते हुए वो सवाल जरूर उठाएंगे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उसकी तरफ उनके माले आंख की नजर तो जरूर होंगे। और हमारा सबका कोशिश ये होना चाहिए कि हम ना सिर्फ हमारा मुआशी खुद मुख्तारी का बंदोबस्त करें, मगर हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का इकोनॉमी की वजह से इंपैक्ट होता है, इस पे हम पूरा कोशिश करें। दो सवाल रहते हैं और मेरा तकरीर आपके सामने करता है। पहला सवाल जनाब स्पीकर, हम जनाब स्पीकर आप स्पीच कर दी है आप। बिल्कुल, मैंने बहुत कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर। 2 पॉइंट्स फिर खत्म, आप फिर शुरू। 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। एक नैब, एक फॉरेन फाइनेंस और इस खान साहब से खुद एक सवाल है। नैब का इदारा आपके सामने है, हम किस तरीके से काला कानून और एक्सेट्रा इसको कहते रहते हैं। आपसे एक सवाल है कि वो इदारा जिसने पाकिस्तान के हर शख्स पे करप्शन, झूठा या सही इल्जामात लगाए हैं, जो हर दिन दावा करता है कि वो करप्शन का मुकाबला कर रहे हैं, जो इंसिस्ट कर रहा है कि उनका कामयाबी है कि वो करप्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो जब उनका चोरी पकड़ा जाता है तो वजीर आजम उनका चोरी को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वजह है कि नैब भी खान साहब की चोरी का प्रोटेक्शन करता है? तो जब इस हाउस का, सेनेट का, फाइनेंस कमेटी, पैक कमेटी, दोनों हाउसेस का नैब का चेयरमैन को बुलाता है उसके एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए कि आप दावा करते हो कि 800 बिलियन से ज्यादा रुपीस का कलेक्शन नैब का रहा है, मगर ट्रेजरी के अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन इकट्ठा हुआ है। आपका 800 बिलियन का दावा और ट्रेजरी में सिर्फ 6 बिलियन पहुंचना, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा करप्शन के इदारों से कि ये पैसा कहां गया। अगर आपने ये चोरी का पैसा पकड़ा था और जमा किया था तो शौकत तरीन साहब के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, हुकूमत के लिए ये तो विंडफॉल होता, वो इस किस्म का पैसा को इस्तेमाल कर सकते। मगर इनका झूठ इस बात पे पकड़ा गया कि टीवी पे दावा करते हैं 800 बिलियन का और बैंक अकाउंट में 6 बिलियन जमा किया। इसका हिसाब का हम मुतालबा करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि नैब चेयरमैन अपना असासे कौम के सामने दिखाए। नैब का हर ऑफिसर, चेयरमैन से लेके IO तक, अपने असासे कौम के सामने लेकर आए। हमें पता चले कि ये 800 बिलियन रुपया कहां गया। फॉरेन फंडिंग केस पे पूरी मीडिया, पूरी दुनिया आपको बता रहा है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि जो पूरे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे, हर किसी के पूरे खानदान के नस्ल पे इल्जाम लगा रहे थे, अब खुद पकड़े गए जनाब स्पीकर, खुद पकड़े गए, झूठ पकड़े गए, फॉरेन फंडिंग पकड़ा गया। अब इसका हिसाब लेने के वक्त आ गया है। हम फॉरेन फंडिंग पे भी नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे अहम और मेरा आखिरी सवाल है आपसे जनाब स्पीकर, यहां के किसी के वजीर से है, हमारा वजीर आजम साहब से है कि जनाब स्पीकर, खान साहब कहता था कि लोग हुकूमत बनाते हैं, अपने आप को अमीर बनाते हैं, कौम को गरीब करार देते हैं। खान साहब दावा करता था बाकी सब करप्ट है, करप्शन पे अपने माल बनाते हैं, और ये तो सादिक और अमीन करप्शन के खिलाफ अलम उठाने वाले खान साहब है। तो फिर खान साहब से सवाल है, खान साहब के सवाल ये है कि जब खान साहब वजीर आजम नहीं था तो उसने 282,000 रुपीस का टैक्स जमा किया 2018। 2019 में 9,854,959 रुपीस का टैक्स जमा करवाया गया ना। जनाब स्पीकर, ये कोई और भी होता, ये शहबाज शरीफ साहब होता, मियां साहब होता, हमारे वज़राए साहबान होते,
मैं मान नहीं लेता कि वो कारोबारी लोग हैं, कोई कारोबार कर, मगर खान साहब का क्या ऐसे जादू का करी है कि इस मुआशी हालात में जहां हर पाकिस्तानी गरीबतर होते जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत अरूज पे हैं, मगर खान साहब के पास ऐसा क्या जादू है कि खुद उसका कमाई में इतना इजाफा हुआ है, 58 टाइम्स इजाफा हुआ है, 5800% इजाफा हुआ है एक साल हुकूमत में आके। पहले कहता था कि अपने क्रिकेट के खिलौना बेचते बेचते वो अपना गुजारा करता था। अब ऐसे कैसा बिजनेस है, ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, आम आदमी, सफेद पोश, मेहनत कश, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, तुलबा सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। जी जनाब।